ये 10 साल में तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 14-15 में संयुक्त आंध्र प्रदेश की ग्रांट 63,000 करोड़ थी, 15,000 करोड़ रुपया मिलती थी। संयुक्त आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपया ग्रांट मिलती थी। आज ये लगभग 63,000 करोड़ रुपया मिलती है, मतलब 4 गुना ग्रांटिंग एड में बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा तेलंगाना में 1,65,000 करोड़ रुपया हमने सड़क निर्माण के लिए, 32,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए और 7,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के उत्थान के लिए देने का काम किया है। तो एक प्रकार से हमने आजादी के बाद 1 दशक में कभी भी तेलंगाना को न मिला हो इतना फंड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसके अलावा 900 करोड़ के लागत से समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है। 6300 करोड़ से रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड RFCL को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। और दूसरी ओर दोनों पार्टियां BRS और कांग्रेस पार्टी वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, परिवारवाद, करप्शन, बैड गवर्नेंस और एपीसमेंट, ये चारों नासुरों ने तेलंगाना की जनता को बड़ा परेशान किया हुआ है। और मुझे विश्वास है तेलंगाना की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड सांसद यहां से चुना कर भेजेगी। चाहे BRS की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा ओवैसी के हाथ में रहा है। ये दोनों ने एपीसमेंट के अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चलाने का ठेका बिल्कुल मजलिस को आउटसोर्स किया हुआ है। ये लोग CA का विरोध करते हैं, 370 हटाने का विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, PFI का समर्थन करते हैं, रोहिंग्या को देश में आने जाने देने का घुसपैठ का समर्थन करते हैं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन मनाने की परंपरा बंद करते हैं, रामनवमी पर भद्राचलम को पवित्र वस्त्र भेंट करने की परंपरा भी इन्होंने बंद कर दी है। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर ST SC OBC के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा ST SC OBC के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, BRS के घोटाले की बड़ी सूची मेरे पास है और कांग्रेस के घोटाले की बड़ी सूची भी मेरे पास है, मगर मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, परंतु कांग्रेस की वादा खिलाफी के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख रुपया का कर्ज माफ करेंगे और ये भी कहा था सोनिया जी के जन्मदिन के दिन पर करेंगे। हम सब तो मानते थे सरकार बनेगी तो कर देगा, मगर उसमें एक पेच था, सोनिया जी के कौन से जन्मदिन पर वो नहीं कहा। तो सरकार बनने के बाद इतने दिन हो गए मगर 2 लाख क्या 2 रुपये का भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान को हर साल 15,000 देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। खेती हर मजदूरों को 12,000 देना था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हर क्विंटल अनाज पर MSP पर 500 रुपया बोनस देना था, वो भी नहीं दिया। स्टूडेंट को 5 लाख तक की क्रेडिट लाइन देनी थी, वो भी नहीं दिए गई। बच्चियों को कॉलेज जाते वक्त स्कूटी देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। वादा एक ही पूरा हुआ जो उन्होंने अपने हाईकमांड को किया था कि पूरे भारत के चुनाव लड़ाने का फंड वो तेलंगाना से भेजे। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को
रेवंत रेड्डी जी ने तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात करें। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया। कांग्रेस पार्टी एक झूठ बोल रही है और झूठ बोले तब तक तो समझ में आता है। मेरे वीडियो को एडिट कर गलत तरीके से बताने का पाप भी यहां पर किया गया। मित्रों, एक कहते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने ये निर्णय करना है कि ट्रिपल तलाक वापिस लाना है या नहीं लाना है, 370 वापिस लाना है या नहीं लाना है, पर्सनल लॉ के आधार पर देश को चलाना है या नहीं चलाना है। एक और मोदी जी विकास के मामले में 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने देश की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर होगा। और दूसरी ओर अपीसमेंट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये तीनों से घिरे हुआ ये इंडी अलायंस है। देश की जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ रहना है। देश का भविष्य इसी में सुरक्षित है। देश मोदी जी ही सुरक्षित कर सकते हैं, देश मोदी जी ही समृद्ध कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपील करना चाहता हूं, अगले 3 चरण की तरह ही चौथे चरण में भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों का आप समर्थन करिए और मोदी जी को एक निर्णायक लीड की ओर पहुंचाइए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। भाई एक के बाद एक। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। एक सेकंड भाई, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। माइक बंद कर खड़े होकर बोलो। देखिए, मुझे लगता है आपके नजरिए में थोड़ा दोष है।
हमने इस देश की 12 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है, 14 करोड़ लोगों को घर में पीने का पानी दिया है, नल से जल दिया है। हमने 14 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन प्रति माह दिया है, प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया है। हमने वादा किया था हम देश को सुरक्षित करेंगे। आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने कहा था हम देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाएंगे। 11वें नंबर पर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री छोड़कर गए थे, उसको हमने 5वें नंबर पर लाने का काम किया है और तीसरी टर्म में निश्चित रूप से देश का अर्थतंत्र संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, हमने वो पूरा किया है। 370 हटाना था, हमने वो पूरा किया है। यूसीसी की शुरुआत भी हमने की है। महिला रिजर्वेशन हमने समाप्त किया है, वादा हमारा समाप्त किया है। महिला रिजर्वेशन देने का काम भी पूरा किया है और एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को भी हमने सुरक्षित किया है। तोड़ मरोड़ कर एजेंडे को, हमारे संकल्प पत्र को अपनी दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। एक ही सरकार है आजादी के बाद जो 92% वादों को, संकल्पों को पूरा कर 10 साल के बाद चुनाव में जा रहे। अमित भाई नहीं, सबको करेंगे। देखिए, मैं यही कहना, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए था, इन लोगों का माइनॉरिटी वोट बैंक की लालच इतनी बड़ी है कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत की रक्षा नीति की इतनी महत्वपूर्ण अहम घटना थी कि जिसने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को तीसरा देश हमारा जुड़ा, जो अपनी सीमा और सेना के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है तो घुस कर जवाब देने का दम रखता है। पूरे देश को सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है, मगर रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। आप अकेले मिले तो शायद कह देंगे। अमित शाह जी, संजय भाई, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई, अमित भाई, मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी आपने मीट द प्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने टेस्ला का एग्जांपल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होगा तो मैं बकायदे पूरी फहरिस्त दूंगा। देखिए, ऐसा है भाई, तेलंगाना में जिस तरह का सरकार वो चला रहे हैं, मैं नहीं मानता कोई निवेश करने आएगा। अगर उनको तकलीफ है तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को मिल सकते थे, मदद चाहिए तो, और मांगनी भी चाहिए। इसमें क्या है, हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की मदद मांगता है। मगर यहां जिस प्रकार का रैम्पर्ट करप्शन का एटमॉस्फेयर हुआ है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? आप भी अगर बिजनेस में जाना चाहोगे तो 4 बार सोचो। अमित शाह जी, मेरा एक सवाल ये था कि एक तो अभी कुछ देर पहले ही जो है केसीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में द्रविडियन सिस्टम चल रहा है और रीजनल पार्टीज को ही वोट देते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए, भाजपा जैसे पार्टी को जनता वोट ना करे। और दूसरा ये सवाल केजरीवाल जी ने जो अभी कहा कि तानाशाह कहा है प्रधानमंत्री जी को और कहा कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं
और ये तक कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम लेते हुए कहा कि जैसे उनकी राजनीति खत्म कर दी है, अगले 2-3 महीने में जो है योगी आदित्यनाथ जी की भी राजनीति जो है वो खत्म कर दी। चलिए, आपके अलावे ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है। और केसीआर को मैं कहना चाहता हूं कि भाई, रीजनल पार्टी की बात आप जरूर करो, आपका अधिकार है। तेलंगाना की जनता को तय करना है। आप काउंटिंग के दिन देख लेना, भारतीय जनता पार्टी यहां 10 से ज्यादा कमल के साथ यशस्वी बनकर बाहर आएगी। भैया, मगर पहले एक बात समझ लो, उनकी बेस ये है कि मोदी जी को बदले जाएंगे। मोदी जी को बदलना ही नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया, आप बैठ जाओ। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है, बैठ जाइए। देखिए, ऐसी अभद्र भाषा का जवाब मैं नहीं दे सकता। वन फोर्थ ऑफ दी, मगर देखिए, इस तरह से कंपैरिजन नहीं होता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम ये 10 साल में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इस तरह से कंपेयर होता है भाई। नहीं, ये कोर्ट का, जिन लोगों की भी डिमांड है वो कोर्ट के सामने गए। मेरी पार्टी के स्टैंड का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इसका हम पालन करेंगे। हमने राम मंदिर में भी कोर्ट्स के जजमेंट को पालन किया है। सर, नहीं, क्या बीजेडी नहीं, कोई अलायंस नहीं। हम आमने सामने चुनाव लड़े हैं। हम ओडिशा में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। 21 में से 16 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अब ओडिशा में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।